आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की शिक्षण वीडियो की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में इससे पहले हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की जो हमारी विषय है वह है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करते हुए हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वे लगभग समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, जैसे अनुकरण का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत इत्यादि जो है, इनको हम बारी बारी से आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत यह जो सिद्धांत है इसका अर्थ होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है क्योंकि वह स्वयं इस कार्य में क्रियाशील रहता है, सक्रिय रहता है। इसलिए इसमें इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों से प्रश्न पूछना, स्कूल में साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, पाठ का अभ्यास करवाना, बच्चों से लिखित एवं मौखिक कार्य करवाकर क्रियाशील उन्हें रखा जाता है। फ्रॉबेल, डीवी, गांधी, पार्क, मॉन्टेसरी, ईस्ट आदि जो शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने भी इस सिद्धांत पर बल दिया है। अर्थात इन्होंने भी इस सिद्धांत के अनुकरण के लिए हमें प्रेरित किया है और बतलाया है कि भाषा के शिक्षण के लिए क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वह सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है अभ्यास का सिद्धांत, अर्थात एक्सपीरियंस। जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, बालक जितना सीखता है उसको बोलने का प्रयास भी करे, अभ्यास भी करे। जितना वह अभ्यास करेगा उतनी ही उसकी भाषा जो है वह सशक्त होगी। थॉर्नडाइक के अनुसार भाषा एक कौशल है। भाषा क्या है? एक कौशल है जिसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। अतः अभ्यास के द्वारा भाषा को सरल, सुगम, सरस व रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अर्थात जब कोई भी भाषा, नई भाषा अगर हम सीख रहे हैं तो उस भाषा का हमें अभ्यास भी करना चाहिए। उसके वाक्य निर्माण करके हम लिखित रूप में भी कर सकते हैं, हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। दूसरा है अनुबंधन या साहचर्य का सिद्धांत। अनुबंधन अर्थात साहचर्य का सिद्धांत। यदि बच्चे के सामने बोले जाने वाले शब्दों से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हो, अर्थात यदि हम हिंदी भाषा अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क से कबूतर के साथ साथ में यदि हमने बताया बच्चे को, तो उसका यदि हम चित्र भी बालक को दिखाते हैं तो बच्चे का जो मस्तिष्क है उसमें वह जो पिक्चर है ना वो एकदम सेट हो जाती है और उससे बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो चित्र होते हैं या आकृति होती है आदि को देखकर उन्हें उनका साहचर्य का अवसर जब मिल जाता है तो उससे बच्चा शीघ्रता से सीख जाता है। अर्थात जब भी हम कोई नई भाषा अगर हम सीखते, यदि हम अंग्रेजी भाषा की हम बात करें तो उसमें भी यह सिद्धांत लागू होता है। हम बच्चे को ए फॉर एप्पल बताते हैं तो उसमें हमें एप्पल का चित्र अगर मिल जाता है, हम चार्ट के माध्यम से यदि बच्चे को दिखलाते हैं तो वो आकृतियों को देखकर बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट जो है बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि, एक शिक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि जब वह अपना लेसन प्लान करता है तो वह यह ध्यान रखे, छात्र को ध्यान में रखकर पूर्ण रूप से बाल केंद्रित करके अपने समय को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना को रुचिकर बनाए। अर्थात शिक्षण कार्य में जब वह कहानियां, पहेलियां, कविताएं इत्यादि जब वह पढ़ा रहा होता है तो इत्यादि के द्वारा वह बच्चों को भी उसमें शामिल कर सकता है। उसके द्वारा अंताक्षरी, मॉडल इत्यादि दिखाकर बच्चों में रुचि पैदा कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के इस सिद्धांत के द्वारा जो शिक्षण कार्य, जो शिक्षक का एक लक्ष्य होता है कि वह आज के इस विषय को क्लियर करेगा, उसका टॉपिक जो है बच्चे को समझा पाएगा। पठन के समय जो दृश्य श्रव्य उपकरण है उनके प्रयोग से भी बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है और विषय वस्तु के प्रति उसमें एकाग्रता बढ़ती है। बच्चे को अभिप्रेरित करना और उसकी रुचि के अनुसार ही विषय वस्तु का दिशा निर्देश देकर उसे पढ़ाना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षक को बच्चे में रुचि पैदा करने पर सदैव ध्यान रखना चाहिए, मतलब बच्चे की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्ट का। यदि बच्चे का मन ना हो तो उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उनके विषय में बाधा पहुंचती है।
पाठ पढ़ने से पूर्व उन्हें पाठ में बच्चों की रुचि पैदा करनी चाहिए, जिससे पाठ को अच्छी तरह से समझा सके। यहाँ हर्बर्ट का जो कहना है वह यह नहीं कि आप प्रतिदिन बच्चों से पूछे कि आपका पढ़ने का मन है या नहीं है। यह एक अध्यापक जो है आकलन कर लेता है, देख लेता है अपने कक्ष में, अपने मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर देख लेता है कि इस पाठ्य पुस्तक का आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बच्चों की रुचि किस प्रकार से बनाई जाए, ताकि बच्चे उसे रुचिपूर्ण ध्यान से सुने और उस पाठ में जो कही गई बातें हैं उन्हें समझें। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण करना अर्थात दोहराना। जितने बार बच्चा अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें उस भाषा को सुनने को, जो भाषा उसे सुनने को मिलती है, जैसे अपने माता पिता से, परिजनों से, वह उसी भाषा को सीखता है और उसका अनुकरण भी करता है, बोलने की कोशिश भी करता है। अब यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वह अशुद्ध भाषा का प्रयोग करता है तो बच्चा भी अशुद्ध भाषा को ही सीखता है। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह बच्चों के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करे और भाषा से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनको वह दूर करे। इसी के साथ में यहाँ अभिभावकों के लिए एक नोट कह सकते हैं हम कि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा विद्यालय आना आरंभ कर देता है तो उस वक्त उसकी आयु जो है वह बहुत ही कम होती है, वह 4 से 5 भी हो सकती है। आजकल 3 वर्ष का बच्चा भी विद्यालय पहुंच जाता है, लेकिन उस अवस्था में बच्चा बहुत बार तुतलाकर बोलता है और जब आरंभ में बच्चा बोलना आरंभ करता है तो हम बच्चे की देखा दाखी उसके सामने तुतलाकर हम बोलते हैं उसके सामने, तो इससे बच्चे पर एक अशुद्धियों की तरफ हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए कभी भी जो अभिभावक होते हैं उन्हें भी बच्चों के सामने अशुद्ध जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह अशुद्धियां जो है उसका, क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है वह एकदम कोरी स्लेट की तरह होता है, उसमें यदि एक बार अशुद्धियां अगर आ जाती हैं तो हम कितना भी प्रयत्न करें बार बार वे अशुद्धियां कभी भी दूर नहीं हो पाती है। तो इस चीज का आप लोग भी ध्यान रखें। बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल प्राचीन शिक्षा पद्धति की यदि हम बात करें तो उसमें शिक्षक बच्चों को भाषा सिखाता था, तब वह स्वयं बोलता था, अन्य सभी छात्र जो हैं मौन होकर गुरुजी के जो प्रवचन हैं उनको सुनते रहते थे। परंतु आधुनिक युग में वर्तमान के जो समय है उसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। छात्र के बीच बीच में बोलकर अपने प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर जो है उनकी प्राप्ति करते हैं। प्राचीन समय में छात्र मौन रहता था, वह निष्क्रिय रहता था, केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता था। ये जो बोलचाल का जो सिद्धांत है इसके माध्यम से हम जो पिछली बात हमने कही थी अशुद्धियों वाला, अशुद्ध उच्चारण वाला, तो अनुकरण वाला, उसको हम ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ बच्चा जो है अध्यापक का अनुकरण करके बोलचाल उसमें साथ साथ जो उसका कन्वर्सेशन जो है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। बातचीत के माध्यम से भाषा पर बच्चे की पकड़ बनती है। वर्तमान में जो शिक्षा शास्त्री हुए उनके अनुसार भाषा जो है उसको सीखते समय शिक्षक तथा छात्र दोनों का सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि बोलचाल के माध्यम से उनके अनुसार पढ़ने तथा लिखने की अपेक्षा बोलने से भाषा जो है वह उसे शीघ्रता से सीखा जा सकता है। इसके अंतर्गत शिक्षक जो है कहानी, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, कविता पाठ, घटना वर्णन, स्वस्वर पाठ आदि की सहायता से बच्चों के शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, बालाघात आदि के साथ भावाभिव्यक्ति की योग्यता जो है उसको भी विकसित कर सकता है। कोमेनियस और जॉन लॉक के अनुसार भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इनका कहना है कि बोलचाल के सिद्धांत के अनुसार बच्चे को उसका उच्चारण जो है वह सुधरता है और उसका लय जो है वह भी सटीक होती है। इसके द्वारा भाषा को सीखने में कम समय लगता है और प्राप्त ज्ञान जो है वह अधिक स्थायी होता है। अर्थात जो भी हम पोयम्स जब बच्चे को लयबद्ध तरीके से सिखाई जाती हैं तो वह बच्चे को अधिक लंबे समय तक याद रहती है। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति अर्थात सीखी हुई बात को दोहराते रहना। जितना बच्चा सीखी हुई बात को याद करता है
दोहराता है वह उतने ही अधिक समय तक उसे याद रहती है। किसी भी पाठ को बार बार दोहराने से, लंबे समय तक याद करने से जो है अधिगम जो है वह स्थायी एवं सार्थक बनता है। इसलिए आवृत्ति को स्मृति के माता पिता की भी संज्ञा दी गई है। देखिए यहाँ आपने एक चीज ध्यान देनी है, जो आवृत्ति जो है उसको स्मृति के माता पिता की संज्ञा दी गई है आवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार। परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता अर्थात बच्चा जब स्वयं अपने जीभ, होठ, तालु इत्यादि पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो उसका जो उच्चारण है वह शुद्ध होता चला जाता है। परंतु धीरे धीरे जब वह बालक परिपक्व हो जाता है ना, तो बचपन में जो उसने गलतियां की है, स, श इत्यादि के बोलने में, या फिर तुतलाकर जब बच्चा बोलता है, नाम लेने में उसे कठिनाइयां होती है, परिजनों के, परिचितों के नाम लेने में उसे जो कठिनाइयां होती हैं, अब वह स्वयं जो है अपनी परिपक्वता अर्थात आयु के आधार पर जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है तो वह स्वयं अपने होठ, तालु, जीभ, कंठ इत्यादि सभी उच्चारण स्थानों पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और वह सभी शब्दों का शुद्धता से उच्चारण करने लग जाता है। यह है परिपक्वता का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत जो है वह यह बतलाता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक निश्चित क्रम होता है और इसी क्रम के अनुसार उस भाषा को सीखा जा सकता है, तभी वह भाषा जो है आसानी से हम सीख पाते हैं। कोई भी नई लैंग्वेज पहला जो क्रम जो निश्चित किया है वह है श्रवण, अर्थात सर्वप्रथम बच्चा जो है बातों को या भाषा को सुनता है और उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है। दूसरा आता है अभिव्यक्ति अर्थात बोलना। पहले बच्चे ने सुना, उसके पश्चात बच्चा उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है और वह स्वयं अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। तीसरा आता है सुनने तथा बोलने के पश्चात बच्चा भाषा को पढ़ना सीखता है, पहले वो रीडिंग सीखता है। फोर्थ पे आता है लेखन, अर्थात सुनने, बोलने, पढ़ने के पश्चात बच्चा जो है उस भाषा को लिखना सीखता है। इस प्रकार से भाषा को सीखने का एक क्रम होता है, पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये क्रम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जीवन समन्वय का सिद्धांत। यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण देता है तो बच्चा जो है अधिक रुचि लेता है शिक्षण में, और शिक्षक की ऐसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो। ऐसी जो शिक्षण सामग्री है उसको दैनिक जीवन से कोरिलेट करके हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रिता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय एक अध्यापक को बच्चों के अनुसार अपना कार्य रखना चाहिए, अर्थात बच्चों को केंद्र मानकर अपनी सभी योजनाएं बनानी चाहिए। भाषा शिक्षण में बच्चों की रुचि, क्षमता, स्वभाव स्तर, बौद्धिक तथा मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। क्योंकि हमें यह ध्यान देना है कि किस आयु ग्रुप का या किस एज का जो बच्चा है वह कितने शब्दों का अपने आप में समायोजन कर सकता है, कितने नए शब्दों का चयन कर सकता है, समझ सकता है, कितना वह नए शब्द निर्मित कर सकता है। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। यदि भाषा शिक्षण का कार्य शिक्षण सूत्रों के अनुसार किया जाए, जो हमने पिछली वीडियो में हमने शिक्षण सूत्रों को हमने पढ़ा था, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर इत्यादि जो हमने पिछली वीडियो में शिक्षण सूत्र पढ़े थे, उन शिक्षण सूत्रों के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आधार मानकर यदि भाषा शिक्षण का कार्य किया जाए तो बच्चा आसानी से किसी भी भाषा को शीघ्रता से सीख सकता है और उसमें सशक्त बन सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि एक कक्ष में बहुत सारे बच्चे होते हैं और इन बच्चों में हर बच्चे की अपनी अलग अलग मेंटेलिटी होती है। इन सभी को, कोई बच्चा बोलने में साफ बोलता है, किसी बच्चे को सुनने में समस्या होती है और किसी बच्चे को लेखन संबंधी जो अशुद्धियां हैं वह होती है, तो कोई मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक जो है वह प्रत्येक छात्र को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान उसे करना चाहिए
ताकि भाषा शिक्षण का जो कार्य है वह आसानी से पूर्ण हो सके। चयन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण को आसान एवं सुगम बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करें जिससे बच्चा जो है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में लाभ प्राप्त कर सके। शिक्षक को शिक्षा से संबंधित पद्धतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण है कि अध्यापक यह चयन कर ले कि वे किस मेथड से आज कक्ष में किस भाषा जो है कोई भी भाषा हो उसके लिए यह चयन कर ले कि आज वह कौन सी पद्धति को अपनाने वाला है जिससे उसका आज का जो विषय है वह बच्चों को क्लियर हो सके। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम सामग्री का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य अर्थात एक शिक्षक का जो है ना पाठ के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि आज का जो मैं विषय पढ़ाऊंगा उसके प्रति मेरे ये उद्देश्य है कि बच्चों में किन किन कौशलों का विकास होगा इत्यादि। वे उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही इस पाठ्य जो सामग्री है उसका प्रयोग करें और सभी विषयों को समान रूप से महत्व दे। अध्यापक जो है पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय है उन विषयों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। भाषा शिक्षण में बच्चों के कौशल, ज्ञान, रुचि एवं अभिवृद्धि का विकास करना ही उसका उद्देश्य होता है। फिर आता है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुसार 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। संविधान ने प्रारंभ में 14 भाषाओं को मान्यता दी थी जो अब बढ़कर 22 हो गई है। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि हमारी राज्य भाषा हिंदी होगी और जो भी कार्य होंगे वो अंग्रेजी में होंगे। लेकिन 1965 तक हिंदी भाषा में परिवर्तन कर दिया गया था और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो हिंदी से पूर्णतः परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया और हिंदी भाषा को लेकर अनेक विवाद हुए। इन विवादों को ध्यान में रखते हुए 1961 में देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर अपने अपने राज्य में भाषा जो है उसके सिखाने को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें त्रिभाषा जो सूत्र है वह उभर कर सामने आता है। सन 1964-66 में कोठारी कमीशन आया जिसने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना की और देश के सामने इसे रखा और इसके लिए कुछ नियम भी बनाए जो इस प्रकार से हैं कि विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पहली भाषा जो है वह मातृभाषा हो अर्थात क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी हो सकती है तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्य तथा हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी भाषा या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जो है जिसे दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया न गया हो वह होनी चाहिए। तो यह था त्रिभाषा सूत्र। आज की वीडियो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज का जो विषय है वह समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आज का जो टॉपिक है वह हमने संपूर्ण शिक्षण विधियां जो मेरे द्वारा लिखित है इस पुस्तक से हमने पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।